हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चरों वाला रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट प्रश्नावली है इस पार्ट का, तो इसको हम लोग पूरी तरह से कवर करके ख़त्म करेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो यार, यदि आपको इस प्रश्नावली को पढ़ना है तो इसके लिए मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिखता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको जान लेते हो, दो तीन चीज़ें हैं, यदि आप उसको जान लेते हो तो फिर ये प्रश्नावली एकदम आपके लिए पानी हो जाने वाला है। एकदम आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ और समझाता हूँ आपको किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले जो पहला फार्मूला है वो ये है ax प्लस बी वाई, यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, बराबर सी। बस ये याद रखना है आपको, ax प्लस बी वाई बराबर सी। इस फार्मूले का उपयोग हम लोग जब भी प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको तुलना करने के लिए इसका उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई बराबर सी होता है। तो इसको मैं अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां पर आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा कि ये है क्या, इसको कैसे तुलना किया जाता है, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये बस आप याद रखो कि एक फार्मूला ये है आपका। सेकंड फार्मूला जो रहेगा, ये जो है, ये सेकंड जो फार्मूला रहेगा वो अद्वितीय हल के लिए रहेगा। तो क्या होगा, जब कभी किसी क्वेश्चन में अद्वितीय हल से संबंधित क्वेश्चन करे तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये फार्मूला आपको याद रखना है कब, जब अद्वितीय हल से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तब। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा कोई हल नहीं के लिए, जब कभी किसी क्वेश्चन में कोई हल ना हो ऐसा दिया रहे तो यहां लिख लेते हैं कोई हल ना हो, तब क्या फार्मूला लगेगा। तो जब कोई हल ना हो ऐसा लिखा रहेगा तो इसमें जो फार्मूला लगता है वो a1 बटे a2, ये तो बराबर रहेगा b1 बटे b2 के। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर रहेगा b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है जब कोई हल ना हो करके क्वेश्चन रहेगा तब। लास्ट चौथा, जब अंततः अनेक हल हों। क्या हो, अंततः अनेक हल हों। तो जब अंततः अनेक हल होते हैं तो इसमें जो फार्मूला यूज होता है वो ये होता है कि a1 बटे a2 बराबर रहेगा b1 बटे b2 के, बराबर रहेगा c1 बटे c2 के। मतलब ये तीनों a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। कब, जब अंततः अनेक हल होगा। तो ये है आपके जो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए ये आपके काम में आएगा। तो ये तीन चार चीजें आपको बस याद रखनी है, एकदम आसान है यार। बस शुरू में अद्वितीय हल दो ही चीज रहेगा, यहाँ सी का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे। कोई हल नहीं में c1 c2 जो रहेगा वो बराबर नहीं होगा और इसमें तीनों बराबर रहेंगे। बस आपको ये याद रखना है। अब मैं फटाक से क्वेश्चन पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो सूत्र हैं वगैरह हैं इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखो, तो ये रहा आपका प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि दिए गए निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, ये बताना है आपको। यहाँ पर दिया हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में अद्वितीय हल लिखा है, मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए जो मैं शुरू में बताया आपको एक फॉर्मूला। तो अद्वितीय हल आपको पता हो जाना चाहिए कि अद्वितीय हल का फार्मूला हमको कौन सा लगाना है, पहला चीज। लेकिन उससे पहले आपको जो मैं तुलना करने वाला, जो कंपेयर करने वाला जो मैं सूत्र बताया वो उसको आपको रख करके सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को तुलना कर लेना है। कैसे, देखो, सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। मैं दोबारा से इसको लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि ये फर्स्ट फार्मूला है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, ऐसा लिखा हुआ है। इसको भी तुलना करना है और इसको भी तुलना करना है। मैं समझाने के लिए पहले आपको समझा देता हूं कि कैसे तुलना करना है, फिर हम लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब मैं फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको तुलना करेंगे। तुलना करने वाला सूत्र कौन सा था हमारा, ये वाला था, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसके लिए भी वही
क्योंकि भाई ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, दोनों के लिए यही फार्मूला रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ ax प्लस बी वाई बराबर सी। ये देखो समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर से आपको मैं यदि पूछूं पहले वाले से देखो, तो यहाँ से यदि मैं पूछूं a की वैल्यू क्या है, तो x तो अपने जगह पे है, तो a की वैल्यू यहाँ के लिए क्या निकलेगा, a की वैल्यू निकल रहा है 3, क्योंकि a के जस्ट सामने कौन है, 3 है। ठीक उसी प्रकार y के जगह पे y है, लेकिन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के ठीक सामने कौन है, 5 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। c बराबर का बराबर, c का मान क्या हो जाएगा आपको, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नीचे के लिए यदि हम लोग निकालें तो a की वैल्यू बताइए क्या होगा, a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4। सही बात है, एकदम आसान तरीके से हम लोगों ने तुलना कर लिया। तो बस ऐसे तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कब आती है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि a का वैल्यू कौन सा है इन दोनों में से, कि a की वैल्यू कौन सा है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं 3 को बोलूँ या 5 को। कई लोग 3 बोल रहे होंगे, कई लोग 5 बोल रहे होंगे, कई लोग दोनों बोल रहे होंगे, तो दोनों तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको पहचानने के लिए, इसको समझने के लिए इसको नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग इसको नाम देते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2, ऐसे नाम दे देते हैं। अब आपको क्लियर पता चलेगा, अगर मैं A1 की वैल्यू बोलूं तो आप तुरंत बोलोगे 3 सर, A2 की वैल्यू बोलूं तो तुरंत बोलोगे 5। तो अभी आपको समझ में आया ऐसे। तो ये जो फार्मूला है हम लोग का, यही फार्मूला आपका ऐसे बन जाता है। ये देखो A1x प्लस B1y बराबर C1, इसी प्रकार A2x प्लस B2y बराबर C2। ये देखो वही फार्मूला ऐसे हो गया। तो आपको जो मैं तुलना करने वाला फार्मूला बताया हूं उसके जगह पे आप ये लिख लेना, ये फार्मूला भी आपका सीधा सीधा बता देगा कि A1 कौन है, B1 कौन है, C1 कौन है, A2 कौन है, B2 कौन है, C2 कौन है, ऐसे करके। समझ में आया? तो ऐसे तुलना कर लेना है। अब मैं बताता हूं आपको, आप लोग को तो तुलना करना तो समझ में आ ही गया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखो तो ये रहा आपका समीकरण। यहाँ से अभी हम लोग A1, A2, ऊपर वाला पूरा 1, 1 वाला रहता है, A1, B1, C1, ठीक नीचे वाला A2, B2, C2। ठीक है, तो आप बताइए मुझे A1 की वैल्यू क्या होगी, तो A1 की वैल्यू 3 होगी, जैसा कि हम लोगों ने निकाला था। ठीक उसी प्रकार B1 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। इसी प्रकार C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं A2 की बात करूँ तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 5, B2 की वैल्यू हो जाएगी 3, C2 की वैल्यू हो जाएगी 4, ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, अद्वितीय हल है। अब देखिए अद्वितीय हल के लिए मैं क्या फार्मूला बताया था आपको, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे उसको। चूंकि अद्वितीय हल के लिए होता है A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है किसके, B1 बटे B2 के। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू दी गई है, A1 A2 का भी वैल्यू है, B1 B2, C1 का तो बात ही नहीं हो रहा है, तो उसको जाने दो, छोड़ दो। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसलिए यहाँ मान रखेंगे A1 का मान क्या होगा 3, A2 का मान क्या होगा 5। ठीक है, वैसे ही B1 का मान क्या होगा 5 और B2 का मान क्या हो जाएगा 3। ये दोनों को देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं, एक है 3/5, एक है 5/3, क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। और इसीलिए तो इसको अद्वितीय हल बोल रहा है कि ये इसका मान नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे आपको अद्वितीय हल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतने ही करना है, यही है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? यही आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही आपको बनाना है। तो बस आपको वही 4 फार्मूला याद रखना है, और जब भी अद्वितीय हल बोलेगा तो ये फार्मूला लगाना। कोई हल नहीं तो जो मैं बताया था A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, वो वाला लगाना। और जब कोई अंतः अनेक हल जब रहेगा तो वहां पर आप तीनों को बराबर बता देना, बस इतना ही सा काम है। चलो देखते हैं और क्वेश्चन और समझते हैं कैसे बनता है। ठीक है, चलो। तो ये रहा प्रश्नावली 3 का दूसरा क्वेश्चन। ये अगर एग्जाम में अगर आपके आ जाए और आपको ऐसा दे दे कि दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हैं ये, तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप इसको कैसे हल करोगे। तो अंततः अनेक हल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद की कहानी तो एकदम आसान है। देखो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं और इसको फिर से लिखते हैं। दूर दूर लिखा हूं क्योंकि हमको तुलना करना है ना, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ A1x प्लस B1y बराबर C1, ये हो जाता है। ठीक उसी प्रकार A2x प्लस B2y
बराबर C2। तुलना कर लेंगे इसको और A1 A2 का मान निकाल लेंगे यहाँ। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 का मान क्या आ जाएगा, x के जगह पे x है ना, x का मान नहीं बोल रहा मैं, A1 का मान। तो A1 का मान क्या आ जाएगा 2। ठीक उसी प्रकार y देखिए अपने जगह पे है, B1 का मान क्या आ जाएगा, B1 का मान, यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। देखो B1 का मान 3 लिख देते हैं जबकि ये -3 है, तो चिन्ह के साथ लेना है, याद रखना इस बात को, यहीं पर गलती करते हैं ज़्यादातर बच्चे। ठीक उसी प्रकार C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ऐसे। ठीक उसी प्रकार A2 का मान निकाल लेंगे, तो A2 का मान क्या आ जाएगा आपका 6, B2 का मान आ जाएगा क्या -9 और C2 का मान आ जाएगा क्या 15। ठीक है, तो ऐसे आपको तुलना कर लेना है ऐसे। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं लिख दिया हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक इसी प्रकार अब आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि अंततः अनेक हल के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारा फार्मूला होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। ये हमको पता है। अब हम लोग यहाँ पर मान जो हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान है वो रख करके देखते हैं और देखते हैं क्या तीनों बराबर हैं। यहाँ पर देखिए ये भी तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर ये जो मान है क्या ये भी बराबर है, यही देखेंगे। तो इसलिए मान रखते हैं A1 का मान क्या है 2/A2 का मान क्या है 6, रख देते हैं बराबर। B1 की वैल्यू कितनी है -3/B2 की वैल्यू क्या है -9 इक्वल टू C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू 5 और 15। ऐसा हो जाएगा। ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, काट करके देखो तो ये हो जाएगा 1/3, 2 एकम 2 2 3 6। ठीक उसी प्रकार माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे ये भी आ जाएगा 1/3 और 5 3 15 ये भी आ जाएगा 1/3। तो तीनों का मान देखिए बराबर बराबर आ गया और ये वाकई में अंतः अनेक हल का सूत्र लेकर के हम लोगों ने हल किया और तीनों का मान बराबर बराबर आया। तो ये दर्शाना है आपको कि यह अंतः अनेक हल है। तो बिल्कुल ये अंतः अनेक हल है। जैसे इससे पहले वाले में अद्वितीय हल आया था, बराबर नहीं हो रहे थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीनों मान बराबर हैं, इसलिए अंतः अनेक हल है। तो आपको वो चारों फार्मूले याद होने चाहिए, जिसमें से एक तो तुलना करने वाला है, बाकी 3 आपको इस प्रश्नावली के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वो 3 सूत्र पता है तो आपके लिए ये प्रश्नावली एकदम आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो देखते हैं और भी क्वेश्चन और किस किस टाइप के क्वेश्चन है। अब देखिए आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो अद्वितीय हल से आए, चाहे अंतः अनेक हल से आए, चाहे कोई हल ना हो इससे आए, तो आप केवल फॉर्मूला पे मान रखना है और आंसर लेकर के आना है। तुलना करना मैंने सिखा ही दिया है आपको। ठीक है, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3, जिसमें बोला है k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आप समीकरण में ध्यान से देखो तो दोनों समीकरण में कहीं ना कहीं पर आपको k दिखाई देगा। इस k के जगह पे कोई ना कोई एक नंबर, कोई ना कोई एक संख्या होना चाहिए था, लेकिन उसी संख्या को छिपाते हुए यहाँ पर क्या दे दिया है, k दे दिया है कि इस k का मान ज्ञात करना है। मतलब इस k की जगह पे कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का कोई भी हल नहीं होगा। मतलब ये कोई भी हल नहीं होगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी हल ना हो के लिए आया है, मतलब उसका फार्मूला तो लगेगा ही, लेकिन उससे पहले तुलना करने वाला सूत्र और A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल लेते हैं, फिर उस पर रखते हैं और k का मान निकालते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हल करेंगे। ऐसा दिया हुआ है आपका समीकरण, यहाँ से A1 A2 B1 B2 मैं बार बार तुलना नहीं कर रहा, आप लोग कर लेना, और मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ मान, किसका किसका मान है। तो यहाँ एक A1 का मान क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, शुरू वाला 8। ठीक उसी प्रकार B1 का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक उसी प्रकार C1 का मान क्या आ जाएगा 9, यह हमको पता है। ठीक इसी प्रकार A2 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर A2 का मान क्या आ जाएगा k, याद रखिएगा। ठीक है, k है, x तो ये देखिए A2x, तो x के जगह पे तो x है, लेकिन A2 के जगह पे कौन है k ना, तो रख देंगे हम लोग k। ठीक उसी प्रकार B2 का मान क्या हो जाएगा 10 और C2 का मान हो जाएगा क्या 15। ये मान हम लोगों ने रख दिया। अब लगाएंगे हम लोग सूत्र, कोई भी हल ना हो उसके लिए। तो कोई भी हल ना हो के लिए सूत्र हमारा होता है, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो ऐसा ये कोई हल नहीं के लिए सूत्र है। अब हम लोग इसमें मान रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले A1 का मान रखेंगे, क्या है 8,
बटे A2 का मान रखेंगे क्या है K बराबर B1 का मान रखेंगे क्या है 5 बटे B2 का मान रखेंगे क्या है 10 बराबर नहीं है C1 का मान रखेंगे 9 और C2 का मान रख देंगे कितना है 15। अब आपको बोला है K का मान ज्ञात करने के लिए। अब इस तीनों में देखिए K कौन सा है, तो ज्यादातर जब कोई भी हल ना हो ऐसा रहता है तो ये बराबर नहीं है ना C1 C2, तो इसका काम नहीं है। यहां पर आपको K कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको K या तो शुरू वाले में इस पे देखने को मिलेगा या तो इस पे देखने को मिलेगा, मतलब इन दोनों को लेकर के आपको सॉल्व करना है, ठीक है, केवल इन दोनों को, इसको छोड़ देना है क्योंकि ये तो बराबर है ही नहीं ना। जो बराबर रहता है कोई भी हल ना हो वाला में यहां पर बराबर रहेगा। और K आपको जहां पर भी रहता है वहां पर लेना रहता है हालांकि, लेकिन K आपको कोई भी हल ना है वाला में यहीं पर दिखाई देगा, या तो इस पे दिखाई देगा या तो इस पे दिखाई देगा, ठीक है। तो चलो इसको लेते हैं और हल करते हैं। K का मान निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 8 बटे K बराबर 5 बटे 10, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे 5 का K से 10 का 8 से, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 5 का K से और 8 का गुणा हो जाएगा किससे 10 से। ऐसा आप गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हो, और 5 यहाँ पर गुणा कर रहा है, आपको K का मान चाहिए, गुणा कर रहा है उधर जाएगा भाग करेगा, तो K की वैल्यू हो जाएगी 8 बटे 10 बटे क्या हो जाएगा 5, कटेगा 5 दूने 10 कट गया, तो K की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणित 2, मतलब K का मान क्या आ जाएगा 16। ये K का मान आपका निकल जाएगा कब, जब कोई भी हल ना हो तब। ऐसे आपको K का मान निकाल लेना है। और ज्यादातर इस प्रश्नावली में अब तीसरे नंबर के बाद जितने भी हैं, कभी कोई भी हल ना हो दिया रहेगा, कभी अंतः अनेक हल दिया रहेगा, कभी अद्वितीय हल दिया रहेगा, लेकिन आपको केवल किसका मान निकालने के लिए बोलेगा, K का मान ही ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको केवल यहाँ फार्मूला केवल चेंज करना है और K का मान निकालते चले जाना है। एकदम सिंपल इसी तरह से हल करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये प्रश्न 3 का पहला क्वेश्चन था। जैसे K का मान कैसे निकालते हैं समझ में आया, ठीक इसी प्रकार दूसरा तीसरा सभी क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसे बनेंगे, ठीक है। तो आप उसको ट्राई करना, क्वेश्चन जो है आपको बुक में मिल जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है, वही K का मान ही ज्ञात करना है, लेकिन इस बार किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए। देखो सारा क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व भी कर दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब वीडियो को कम करने के लिए मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो कठिन टाइप के क्वेश्चन है मैं यहाँ पर सॉल्व करा दे रहा हूँ। इसको भी यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपका तैयारी हो जाएगा। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एक आउटलाइन बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करना मैं सिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पर मैं उन्हीं क्वेश्चनों को बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा कठिन हो या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आप इतना का भी तैयारी कर लेते हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना का भी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप मेहनत करना चाहते हो तो आपके बुक से संबंधित, इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करो, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करो तो आपको और ज़्यादा आसानी मिलेगा इससे, ठीक है। चलो तो अद्वितीय हल के लिए अभी K का मान ज्ञात करना है, तो हल करेंगे यहाँ पर वही A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हल, लिख लेते हैं KX + 2y ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग A1 A2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ ठीक इसी प्रकार A2 का मान निकाल लेंगे। तो A2 का मान हो जाएगा 3, B2 का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए B2y, तो y के जगह पे y है लेकिन B2 के जगह पे कुछ नहीं है, मतलब 1 मान करके चलना है आपको, ठीक है। तो B2 का मान क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार C2 का मान क्या हो जाएगा, C2 का मान 1, ये भी 1 हो जाएगा। ऐसा अब हम लोग को निकालना है अद्वितीय हल के लिए। हमको फार्मूला तुरंत पता है कि अद्वितीय हल के लिए होता है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, बस मान रखना है और सॉल्व कर देना है। रख दीजिए मान। A1 का मान क्या है K बटे A2 का मान क्या है 3 बराबर नहीं है B1 का मान क्या है 2 बटे B2 का मान क्या है 1, ये रख दिए। तिर्यक गुणा कर देंगे K का 1 से 3 का 2 से, तो गुणा कर दो
क्या सॉल्व हो जाएगा, ये k का 1 से करेंगे तो k एकम k बराबर नहीं है 2 गुणित 3 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये आपका k का मान निकल जाएगा 6। बस ऐसे ही आपको k का मान निकाल लेना है अद्वितीय हल का, ऐसे। तो एकदम आसान है। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पर 2 ठोक के आपको देखने को मिलेगा, तो मैं वैसा क्वेश्चन एक तो सॉल्व करके आपको बताता हूं, बाकी आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो, तो ये रहा आपका प्रश्न 4 का तीसरा नंबर। यहाँ पर आपको बहुत सारे के देखने को मिलेंगे, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, बहुत सारा के देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है उनको कि के का वैल्यू कहाँ से हम लोग निकालें। तो देखो, सबसे पहले तो आपका काम है इसको तुलना करना और के का मान निकालना। तो तुलना करेंगे इसको, देखिए के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3, वैसे ही नीचे का थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं, 12x प्लस के वाई बराबर के। तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से, ठीक उसी प्रकार a2x प्लस b2y बराबर c2 से। मान रख देंगे यहाँ सब चीज़ का। a1 का मान क्या हो जाएगा, देखो a1 का मान x के जगह पे x है, a1 के जगह पे क्या है k। b1 का मान देखिए y के जगह पे y है, b1 के जगह पे क्या है 3। ठीक उसी प्रकार c1 का मान क्या हो जाएगा, c1 का मान पूरा का पूरा हो जाएगा k माइनस 3, ऐसे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार a2 का मान निकालेंगे तो a2 का मान क्या हो जाएगा 12, b2 का मान हो जाएगा आपका k और c2 का मान भी हो जाएगा k, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे देखिए, अद्वितीय हल के लिए बोल रहा है, सूत्र लगा दीजिए बिना डरे। तो ये हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है किसके, b1 बटे b2 के, ये हमको पता है। b1 बटे b2 के, ये हमको पता है। जब कभी अद्वितीय हल की बात होती है तो वहाँ c1 c2 का मान होता ही नहीं है, बात ही नहीं होता। तो c1 c2 का मान रखने या ना रखने का कोई फर्क ही, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर c1 c2 तो है ही नहीं ना, तो इसका मान रखने से कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी मान रखना है a1 a2 b1 b2 का रखना है। इसलिए यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, a1 का मान रख देंगे अभी हम लोग k बटे a2 का मान रख देंगे क्या है आपका 12 बराबर नहीं है, b1 का मान रख देंगे क्या है 3 बटे b2 का मान क्या है k। ठीक है, ऐसे रख दिए। अब तिर्यक गुणा कर देंगे k का k से, 3 का 12 से। तो k का k से करेंगे तो k गुणित k हो जाएगा, बराबर नहीं है 3 का गुणा हो जाएगा किससे 12 से। गुणा कर दीजिए, k का k से गुणा करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, बराबर नहीं होगा, गुणा कर देंगे 12 तिया 36। हमको k का मान चाहिए, क्या बोला है क्वेश्चन में, k का मान ज्ञात कीजिए, k स्क्वायर का मान नहीं। तो स्क्वायर को अभी हम लोग हटा देंगे, उधर जा करके रूट लग जाएगा, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहाँ से k बचा, बराबर नहीं है, रूट के अंदर हो जाएगा 36 ऐसा। और 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 गुणित 6, 6 6 36। ये स्क्वायर इस करनी को काटेगा, और जब भी कोई भी संख्या करनी को काट करके आता है तो या तो वो प्लस में होता है या तो फिर वो माइनस में होता है। मतलब k का मान प्लस में भी हो सकता है और k का मान माइनस में भी हो सकता है, और ये है आपका आंसर। बस इतना ही आपको करना है और इस तरह से आपका k का मान निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए c1 c2 में भी k का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अद्वितीय हल के लिए c1 c2 का मान नहीं रखना होता। तो यहाँ पर अभी हम लोग c1 c2 का मान नहीं रखेंगे, केवल इसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो जब 2 ठो k रहेगा, 3 ठो k रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है, एकदम आसान। चलो आगे देखते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है इस पे भी आपको k का ही मान ज्ञात करना है, लेकिन अंततः अनेक हल के लिए। तो यहाँ पर तीनों बराबर होंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब तीनों को लेना है। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पहले नंबर पे भी k दिया है, दूसरे नंबर पे भी k दिया है, तीसरे नंबर पे भी k दिया है, मतलब तीनों का मान ज्ञात करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, तो हम इसको बनाएंगे आराम से, सरल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हम इसको पार्ट पार्ट पे डिवाइड करके बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और a1 a2 का मान पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी बात। तो लिखेंगे यहाँ पर ठीक है, ऐसा।
अब इसके बाद हम लोग इसको तुलना करेंगे हमारे वाले सूत्र से, a1x प्लस b1y बराबर c1, ठीक उसी प्रकार a2x प्लस b2y बराबर c2 से, और a1 a2 का मान निकालेंगे तो यहाँ बोलिए a1 का मान क्या होगा, a1 का मान हो जाएगा 2, ठीक बात है। b1 का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा 3, सही है। c1 का मान क्या हो जाएगा 7, एकदम सही, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखिए कई लोग कंफ्यूज होंगे कि a2 का मान फिर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको मैं सिखाया हूं उसी नियम को ध्यान में रखिए, x के जगह पे x है, हमको x की वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन a2 के जगह पे क्या है, इतना सारा पूरा है, तो ये a2 का मान क्या आ जाएगा, k-1, ये हो जाएगा a2 का मान। ठीक उसी प्रकार b2 का मान देखिए, y के जगह पे y है, लेकिन b2 के जगह पे क्या है, k+2, तो ये पूरा हो जाएगा k+2। इसी प्रकार c2 का मान क्या हो जाएगा, c2 का मान हो जाएगा 3k। तो इस तरह से आपका a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकल गया है। अब देखिए आप लोग अंततः अनेक हल के लिए निकालना है, तो चूंकि अंततः अनेक हल के लिए क्या होता है फार्मूला, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है क्या, c1 बटे c2। सभी बराबर बराबर होते हैं, यह मान रखते हैं। और उसके बाद देखिए आप, तो इसलिए मान रखेंगे हम लोग a1 का मान 2 बटे a2 का मान k-1 रख दीजिए, बराबर b1 का मान क्या है 3 बटे b2 का मान क्या है k+2 रख दीजिए, k+2 बराबर c1 का मान क्या है 7 और c2 का मान क्या है 3k। देखिए यही चीज मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, दोनों में डिफरेंस देखिए। अंतः अनेक हल में सभी बराबर हैं, इसलिए हम लोग को तीनों को लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जब अद्वितीय हल रहेगा या कोई हल ना हो, तो वहां पर हम लोग को a1 a2 b1 b2 बस उतना ही था अद्वितीय हल में। और क्या बोलते हैं, कोई हल में नहीं, क्या कोई हल नहीं है वाले में क्या था कि a1 a2 b1 b2 के बराबर था, c1 c2 बराबर नहीं था, तो हम लोग a1 a2 b1 b2 से सॉल्व करते थे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, सीधा सीधा अगर बात करें हम लोग, तो अद्वितीय हल या कोई भी हल ना हो, उसके लिए आपको केवल दो चीजों का जरूरत पड़ता है, a1 a2 b1 b2 का, c1 c2 का बात ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब अंतः अनेक हल की बात होती है तो तीनों आ जाता है, क्योंकि तीनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो आपको यहां पर तीनों में आपको k दिखाई दे रहा होगा, इसलिए तीनों को लेकर के सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो समझो। सबसे पहले इन दोनों को लेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आता है। आंसर लेकिन तीनों का बराबर बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि तीनों क्या है, बराबर हैं। तो यहां पर जो आंसर आएगा, पहले हम लोग इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर बराबर आना चाहिए। मतलब जो भी आए इन दोनों का आंसर, वही आंसर इन दोनों को लेंगे, सॉल्व करेंगे तो इनका भी आंसर वही आना चाहिए। और लास्ट में इन दोनों को लेकर के भी सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर सेम ही आना चाहिए। मतलब पहला नंबर में इन दोनों का, दूसरा नंबर में इन दोनों का, और तीसरा नंबर में इन दोनों को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, और तीनों का आंसर बराबर बराबर आना चाहिए, क्योंकि अंतः अनेक हल में तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। फिलहाल आप इतना उतार लो, फिर मैं आगे बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आ रहा है, और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आ रहा है। याद रखिएगा, तीनों का आंसर बराबर बराबर आना चाहिए, क्योंकि तीनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखते हैं आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे किसको, 2 बटे k-1 बराबर है किसके, 3 बटे k+2 के। पहले इसको लेंगे और सॉल्व करेंगे, पहला नंबर वाला, इन दोनों को लिए। चलिए सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का इससे, 2 का इससे कर देते हैं। तो 3 का गुणा हो जाएगा किससे, k-1 से, और 2 का गुणा हो जाएगा किससे, k+2 से। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 का k से करेंगे 3k, माइनस 3 का 1 से करेंगे 3, 2 का k से करेंगे 2k, प्लस 2 दूने क्या हो जाएगा 4। ठीक है, के वाले को एक तरफ ले लीजिए, गिनती को एक तरफ ले लीजिए, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। 3k, ये 2 के प्लस में इधर आ जाएगा, -2k बराबर 4, ये -3 है, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, +3। आगे सॉल्व करेंगे, 3 ठोके में से 2 ठोके घटेगा, माइनस से मतलब घटेगा। यहाँ पर k कितना है, 3 ठो, यहाँ k कितना है, 2 ठो, घटेगा, कितना ठो k बचेगा, 1 ठो,
प्लस में, क्योंकि बड़ा संख्या प्लस में है, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा आंसर। ये किसका मान आया? फर्स्ट स्टेप का। ठीक है, किसका मान आया? ये फर्स्ट स्टेप का। जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो आंसर आया 7। ठीक इसी प्रकार जब दूसरे को सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर 7 ही आना चाहिए। देखो कैसे। अब सेकंड को लेते हैं, किसको किसको? इन दोनों को। तो क्या है सेकंड में? 3/k+2 बराबर 7/3 के। ये है आपका सेकंड। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तिर्यक गुणा करेंगे 3 का 3k से, तो 3 गुणित 3k हो जाएगा बराबर 7 का गुणा हो जाएगा किससे? k+2 से। ऐसा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9k बराबर 7 का गुणा करेंगे तो 7k प्लस 7 दूने क्या हो जाएगा? 14। ऐसे के वाले को एक तरफ ले लीजिए, तो 9k और प्लस 7k इधर आएगा, माइनस 7k बराबर हो जाएगा क्या? 14। ऐसे। ठीक है, कर लेंगे इसको। 9k में से 7k घटेगा, बचेगा कितना? 2k बराबर हो जाएगा 14। आपको k का मान चाहिए, 2 गुणा कर रहा है उधर चला जाएगा, भाग करेगा तो k का मान हो जाएगा 14/2, कटेगा तो k का मान आ जाएगा कितना? 7। तो इसमें भी k का मान आ गया 7, जो पहले वाले में आया था वही सेकंड वाले में। अब लास्ट हमको थर्ड वाले को सॉल्व करना है। इन दोनों को, इन दोनों का आंसर भी क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। तो यही सॉल्व कर लेते हैं, जगह है तो ले लेते हैं। किसको किसको? 7/3 के बराबर हो जाएगा आपका 2/k-1 थर्ड स्टेप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तिर्यक गुणा 7 का करेंगे किससे? k-1 से। 2 का गुणा किससे करेंगे? 3k से। ऐसा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 7 का k से करेंगे 7k माइनस 7 एकम 7। 2 का 3 से करेंगे तो 6k। k वाले को एक तरफ ले लीजिए, तो ले लेते हैं, एकदम आसान। यहाँ से 7k, ये प्लस 6k था, माइनस 6k हो गया, संख्या एक तरफ, माइनस 7 था इधर चला गया, प्लस 7। 7k में से 6k घटेगा, क्या बचेगा? k बराबर हो जाएगा 7। तो देखिए तीनों को जब मैंने सॉल्व किया तो सभी का आंसर क्या आ रहा है? k बराबर क्या आ रहा है? 7 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अद्वितीय हल के लिए, अंतः अनेक हल के लिए है ये। तो इससे क्या पता चला कि ये अंतः अनेक हल के लिए हैं और सभी में मान क्या आ रहा है? बराबर बराबर ही आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने k का मान प्रूव करके बता दिया कि वाकई में k का मान क्या होगा? 7 होगा, और k का मान ही तो ज्ञात करना था ना। तो ऐसे आपको अंतः अनेक हल के लिए निकाल लेना है। एकदम आसान था। ठीक है, अगर कहीं पर आपको डाउट लगे तो फिर से वीडियो को रिपीट करके जरूर एक बार देख लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर भी आपको k का मान ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए सरल रेखा 2x - ky बराबर 9 दिया है। ये जो सरल रेखा है, ये आगे आने वाला पार्ट जो है निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ पर हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे और इतना से इतना गुजरती है ऐसा। ये जो निर्देशांक वगैरह दिए गए हैं, ये आपको ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति वाले पार्ट में, पार्ट 6 में आप लोग इस सब चीज़ को पढ़ोगे। लेकिन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर तो हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन हमको पता है कि यदि मेरे को x और y का मान मिल जाए तो मैं k का मान ज्ञात कर सकता हूँ। अब वो x और y का मान कहाँ से मिलेगा? इससे। ठीक है, ये जो निर्देशांक दिया गया है, कभी भी ऐसा निर्देशांक दिया रहता है, मैं उस चैप्टर में जब भी जाऊंगा, निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर जब कराऊंगा तो वहां पर आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि कभी भी कोष्टक के अंदर रहता है तो कॉमा के इधर वाले को x बोलते हैं और कॉमा के इधर वाले को y बोलते हैं। ये x और y निर्देशांक होते हैं। ठीक है ना, तो ये x और y का मान यहाँ पर छिपा हुआ है, जो कि कई लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, तो ये निर्देशांक में x और y का मान छिपा हुआ है और हमको यहाँ पर मान रखना है और k का मान रखना है। अब तो एकदम आसान है, तो हल करेंगे इसको। देखिए, तो रख देते हैं यहाँ, ये है हमारा सरल रेखा 2x - ky बराबर 9। ठीक है, मान रख देते हैं। 2 गुणित x का मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस k, और y का मान क्या हो जाएगा? गुणा y का मान क्या हो जाएगा? -1 बराबर 9। सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, 2 का 1 से 2, माइनस का माइनस से करेंगे प्लस, k एकम k बराबर 9। 2 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो k का मान क्या आ जाएगा? 9 - 2 ऐसा, और k का मान क्या आ जाएगा आपका? 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान तरीके से। ये 1 और -1 कहाँ से आया? x और
y का मान रखें। ठीक है, ये आपका सरल रेखा बोला है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये क्या है, समीकरण है। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या बोला है, देखिए कि नीचे जो अभी आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, इसमें एक समीकरण बना हुआ है और इसमें बोल रहा है कि ये जो समीकरण है क्या ये अद्वितीय हल है। यदि अद्वितीय हल होता है, मतलब निकालना आपको तीनों के लिए है, साफ साफ लिखा है कि अद्वितीय हल के लिए है, कि कोई हल नहीं है के लिए है, कि अंतः अनेक हल के लिए है, तीनों के लिए दिया हुआ है। लेकिन आगे क्वेश्चन में जोड़ करके बोलता है कि यदि अद्वितीय हल है, मतलब जब आप सॉल्व करोगे अद्वितीय हल के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 बताया था मैं, उस तरह से सॉल्व कर लेना। यदि वाकई में अद्वितीय हल है तब आपको चरों का मान ज्ञात करना है, मतलब x और y का मान निकाल लेना है। ठीक है, फिर वो किससे निकलेगा आप इसको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।